साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने काफ़ी प्रश्न है वो आदिकाल से संबंधित विभिन्न एग्जाम्स के अंदर आए हुए प्रश्न है वो हल कर लिए। आज हम 2016 के एग्ज़ाम के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ था उसके फर्स्ट पेपर के अंदर सेकंड पेपर हमने हल कर लिया था। फर्स्ट पेपर में 2-4 प्रश्न भाषा से संबंधित, वैसे तो वो भाषा से संबंधित प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आदिकाल के अंदर उनको सम्मिलित किया है। 1-2 प्रश्न वो हैं और 2022 संस्कृत शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 2-4 प्रश्न वो हमने यहाँ पर शामिल किए हैं, तो उन सबको आज हमें देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न हमारा है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम पाली, प्राकृत, संस्कृत, अवहट है। तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था कौन सी हो जाएगी? अवहट हो जाएगी, या इसको प्रारंभिक हिंदी भी हम कह सकते हैं, या उत्तरकालीन अपभ्रंश भी इसको हम कह सकते हैं। तो इसका अंदर उत्तर क्या हो जाएगा? अवहट हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न हमारा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को आपको पता है किस नाम से पुकारा? ये प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है। पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। अवहट, पुरानी हिंदी, अपभ्रष्ट और देश भाषा, तो इसमें क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, हिंदी निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? पौमचरियु, पाहुड़ दौड़ा और भविष्यत कहा, और चौथा है चित्रावली। तो आप वैसे भी देख रहे हो कि इसके अंदर 3 ये जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं? आदिकालीन साहित्य के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन ये जो रचना है चित्रावली, ये तो आदिकाल के अंदर हम पढ़ते ही नहीं है, ये तो बाद में जाके हम भक्ति काल के अंदर इसको जो है वो पढ़ते हैं। इस कारण से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चित्रावली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कवि राजा श्यामलदास। और इस प्रश्न को तो मैंने आपको इतनी बार विभिन्न एग्जाम्स के अंदर आ चुका है, इसको इतनी बार हल करवाया है कि अब तक तो आपको सारा याद हो जाना चाहिए था। तो इसके अंदर उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ये प्रमाणिक मानते हैं इस ग्रंथ को। गौरीशंकर हीराचंद शुक्ल, श्यामलदास, ये सब इसको क्या मानते हैं? अप्रमाणिक इसको मानते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? तो पृथ्वीराज रासो के अंदर ये प्रश्न भी काफ़ी बार हमारा आ चुका है, 68, और ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, ये गुणित्र होना चाहिए, 69 होना चाहिए एक ऑप्शन इनमें से, दोनों में 68 हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? 69 इसके अंदर हो जाएगा, क्योंकि यह वृत्त संस्करण जो नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा, इसमें क्या हो जाएगा? गुणित्र। और ये वृत्त संस्करण था, और ये वृत्त संस्करण है वो नागरिक प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। शुरू में कर्नल टोल्ड के द्वारा प्रकाशन किया जा रहा था, लेकिन बाद में उसके ऊपर रोक लगा दी, तो उसका पुनः प्रकाशन है वो नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा किया गया था, 2 खंडों के अंदर और 69 सर्गों के अंदर। तो इसके अंदर 69 हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन किस विद्वान का हो जाएगा? ये हो जाएगा, इस कथन सुनीति कुमार चटर्जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ग्रियर्सन और धीरेन्द्र वर्मा। विक्रम की 7वीं से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, फिर वह पुरानी हिंदी का नाम जहाँ पर भी आता है तो कौन हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के ऊपर, ये पुरानी हिंदी के ऊपर 3 प्रश्न आ गए इसके अंदर एग्जाम के अंदर। अगला प्रश्न हमारा है, सेकंड ग्रेड 2022 माध्यमिक शिक्षा के अंदर जो प्रश्न आए थे, माध्यमिक शिक्षा के अंदर 1-2 प्रश्न की बार ज़्यादा हैं, क्योंकि जो हमारी रचनाएं, जो किताबें हैं 9वीं से लेकर पहले 12वीं तक की बुक्स आया करती थी, वो बुक्स अब हटा दी गई हैं। इस कारण से 1-2 प्रश्न इसके अंदर, 2-3 प्रश्न है वो आदिकाल के अंदर बढ़ा दिए, 2-3 प्रश्न है वहाँ से फिर भक्ति काल है, 2-3 प्रश्न है वो रीतिकाल है, आधुनिक काल है। इसके अंदर ये चारों कालों के अंदर मान लीजिए 2-2, 3-3 प्रश्न, 3-3 प्रश्न बढ़ाएं तो 12-13 प्रश्न है वो इसके अंदर बढ़ गए अब की बार। राहुल सानकर्तायनन के अनुसार पहले सिद्ध कवि जिन्होंने चर्यापदों और दोहा कोशों की है वो रचना वो की है, चर्यापदों और दोहा कोशों की रचना किसने की है? सरप्पा ने, राहुल सानकर्तायनन के अनुसार। वैसे भी राहुल सानकर्तायनन को पहला जो है वो कवि मानते हैं सरप्पा को, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सरप्पा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का सही युगम नहीं है, यानी कि युगम सुमेलित नहीं है। परमाल रासो जगनिक का है, अम्मी रासो सारंगधर का है, खुमान रासो ये जयदेव का नहीं है, खुमान रासो किसका है? दलपत विजय का। खुमान रासो दलपत विजय का है,
तो इसके अंदर जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा आ जाएगा, कुमांडव। बिसल देवरासो है वो नरपति नालय का है ही। इसके बाद में अगला प्रश्न है, नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो नाथ पंथ के ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित भी है और काफ़ी आपत्तियां इसके ऊपर एग्जाम के अंदर लगी हैं। गुरु की महत्ता इसके अंदर ठीक है, ईश्वर का निराकार स्वरूप है, हठ योग अंतः शुद्धि की साधना है। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ, अभी इसका उत्तर क्या माना है, नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ नहीं है, इसका उत्तर मानना है कि उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर मानना यह है कि गुरु गोरखनाथ है इनके प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन काफ़ी हमारी अथेंटिक बुक्स हैं उनके अंदर कई जगहों पर नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ का नाम भी वो दे रखा है। इस कारण से ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित हुआ, इस पर काफ़ी सारी आपत्तियाँ लगी हैं। फाइनल आंसर की के अंदर क्या आता है वो तो बाद में पता चलेगा इसका। अभी आरपीएससी ने जो माना, नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ को माना है। अगला अपना प्रश्न है, शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविवृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला, उक्त कथन किसका है। ये जो कथन है ये किसका हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से गलत कथन है वो हमें छांटना है। स्थूलिभद्र रास के रचनाकार जिनधर्म सूरी माने जाते हैं, ठीक है। सर्वकाचार की रचना जैन आचार्य देवसेन ने की थी, ये भी ठीक है। मुनि जिनविजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। ये प्रत्यक्ष और ये शब्द इसमें यहाँ पर नहीं है बीच में। मुनि जिनविजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना, ये भी ठीक है। और चौथा है, चंदनवाला रास एक महाकाव्य है। ये महाकाव्य नहीं है, पहली बात तो ये खंड काव्य है। ये क्या है, खंड काव्य। चंदनवाला नामक एक नायिका इसके अंदर है, उसका वर्णन इसके अंदर किया गया है, अपनी सतीत्व की वो रक्षा करती है, उससे संबंधित ये ग्रंथ है। तो इसमें ये महाकाव्य नहीं खंड काव्य है, तो ये कथन है वो गलत है इसके अंदर। अगला प्रश्न है, कौन सा विवरण सही नहीं है। तो सही नहीं है, रावलवेल में नायिका का नक्सिक वर्णन है, ये ठीक है। बसंत विलास में वीर रस की तीव्र प्रधानता है, तो वीर रस की प्रधानता नहीं, यहाँ पर कौन सा हो जाएगी, श्रृंगार रस की प्रधानता है। कौन सा विवरण सही नहीं है, तो यही नहीं है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ और वर्ण रत्नाकर मैथिली में रचित है वो गद्य रचना, तो ये बाकी ठीक है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अब सेंस ये देखिए, ये 6 प्रश्न आए थे, इसके अंदर वैसे अमूमन 3 प्रश्न तक आते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 प्रश्न है वो अब की बार ज़्यादा दिए हैं, क्योंकि हमारी जो 2022 के अंदर जो नया सिलेबस है उसमें जो 9वीं से लेकर 12वीं तक बुक्स थी उनको हटा दिया गया, इस कारण से 2-3 प्रश्न है वो ज़्यादा इसके अंदर आए हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न जो संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो पेपर आया था उसमें है, पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि है वो किसने माना था। राहुल सानकर्तायनन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, शिवसिंह सेंगर। पुष्य और पुण्य को शिवसिंह सेंगर ने प्रथम कवि है वो माना था। उसके बाद में 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में मानते हैं। ये कथन किसका, तो ये कथन किसका, इसमें थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूजन है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांस्कृतायन, प्रथम दृष्टा तो सभी इसके अंदर क्या मान रहे हैं, राहुल सांस्कृतायन इसके अंदर मान रहे हैं। लेकिन एक जगह पर मैंने इसका शुक्ल जी का भी ये कथन पढ़ा है कि सिद्धों की भाषा अपभ्रंश का विकसित रूप तथा हिंदी का आरंभिक रूप वाली है। हिंदी का आरंभिक रूप वाली भाषा है वो शुक्ल जी ने भी मानी है। और एक जगह पर रामकुमार वर्मा जी का कथन है कि सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात से अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। यानी कि सीधे तौर पर यह कथन किसका है, फिलहाल हम इसको राहुल सानकर्तायनन का ही मानते हैं। आंसर क्या है कि तब और देखेंगे इसके अंदर। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा वीर गाथा काल नामकरण में सम्मिलित रचना नहीं है। 12 रचनाओं के आधार पर, जिसमें से 3 रचनाएं तो आपको पता ही है वो श्रृंगारिक रचनाएं मानी थी, बाकी वीर रचनाएं मानी थी, वीर रस प्रधान। तो उसमें से कौन सी इसमें से नहीं है, विजयपाल लासो, कीर्तिलता, पौमचरियु, खुमान रासो। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी, पौमचरियु को उन्होंने इसके अंदर शामिल है वो नहीं किया था 12 रचनाओं के अंदर। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रवृत्ति आधारित नामकरण नहीं है। प्रवृत्ति आधारित नामकरण है, भक्तिकाल प्रवृत्ति पर है, रीतिकाल है, पुनर्जागरण काल है। तो यहाँ पर भारतेंदु किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर रखा गया है, प्रवृत्ति के आधार पर नहीं रखा गया। बहुत सीधा सीधा सा प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, हाँ 4 प्रश्न इसके अंदर आए थे। तो ये हमारा जो अब तक एग्जाम्स के अंदर जो प्रश्न आए हैं वो उसके आधार पर मैंने आप सबको ये आदिकाल से संबंधित प्रश्न है, करीबन 200 के लगभग प्रश्न, 200 से ऊपर ही होंगे,
के लगभग प्रश्न है, मैंने आपको यहाँ पर इनको हल करवा दिया है। अब हम आदिकाल से संबंधित पूरे नोट्स में नामकरण से लेकर सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, उसके बाद में अपना जो जैन साहित्य है, इनसे संबंधित नामकरण और जो साहित्य इतिहास के ग्रंथ हैं उनसे संबंधित सारा का सारा वर्णन है वो आदिकाल से हम पढ़ेंगे। ज़्यादातर आप देख रहे हो कि किस प्रकार के प्रश्न हैं, उसके आधार पर ही जो नोट्स हैं मेरे बनाए हुए हैं वही नोट्स मैं आपको यहाँ पर लिखवाने की कोशिश है वो करूँगा, जिससे ज़्यादा यहाँ पर ये चीज़ें कवर हो सके। काफ़ी बुक्स से मैंने ये इधर उधर से नोट्स है वो इकट्ठे किए हैं और वो सारे के सारे नोट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बस आज के लिए इतना ही, बहुत छोटा सा वीडियो मैंने आज डाला है क्योंकि बहुत थोड़े से प्रश्न है यहाँ पर थे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बाकी बाद में कल।